स्टेट बैंक कह रही है लास्ट मिनट पे कि हमें टाइम चाहिए 30 मार्च तक, और उनसे जवाब मांगेगी कि कोर्ट कहेगी कि हमें लगता है कि आपने शायद कंटेम्प्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। कोर्ट कह सकती है कि आप पैसा वापस कीजिए, जिन्होंने आपको पैसा दिया आप उनको वापस कीजिए। स्टेट बैंक इतना बड़ा बैंक है, अगर वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। कोर्ट के ऑर्डर स्टेट बैंक ही नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पे करेंगी? तो उनको कंप्यूटर में डालने में कितना टाइम लगता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर 2-3 दिन अगर काम करें तो ये सब 22,000 के 22,000 सबके इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे आ सकते हैं। 20th of February, ये क्या कि 5th मार्च तक हमें पता नहीं था कि इतना मुश्किल काम है। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग। सरकार ने ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा होगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए। ये तो सरकार ने नहीं मांगा होगा। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, बहुत महत्वपूर्ण आदेश था। बहुत बड़ी बेंच ने यह आदेश दिया और आदेश यह था कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद सवाल ये उठने लगे कि जो पैसा अभी ऑलरेडी चला गया है पार्टीज के पास, और इस केस में भारतीय जनता पार्टी के पास 6,500 करोड़ रुपए थे, उसका क्या, अगर स्कीम ही असंवैधानिक है। इस सब के बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नोडल एजेंसी थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू करने के लिए, उसको यह कहा गया कि आप 6 मार्च तक सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दें और 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा कर दे या डाल दे, जनता के साथ सार्वजनिक कर दे। लेकिन 6 मार्च तो बीत गया और डेडलाइन के एकदम पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें और समय चाहिए, 30 जून तक समय चाहिए। आप जानते हैं 30 जून तक एक आम चुनाव पूरा हो जाएगा। यह पूरा मामला अदालत में दोबारा आने वाला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6 मार्च तक यह सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दी। लेकिन इन सब चीजों को, इलेक्टोरल बॉन्ड को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहले तो खामोशी और उसके बाद ये एक्सटेंशन मांगने की जो बात है, उसको किस तरीके से समझा जाए और देखा जाए। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं जस्टिस मदन लोकुर। जस्टिस लोकुर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, समय निकालने के लिए, द रेड माइक के लिए। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं जस्टिस लोकुर, ये स्कीम असंवैधानिक घोषित हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि आप ये डेटा इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। उस डेडलाइन के 1 या 2 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हमको एक एक्सटेंशन चाहिए 30 जून तक। मैं सबसे पहले आपका विचार जानना चाहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उसके बाद जो हो रहा है उसको लेकर के, आप क्या सोचते हैं? एक्चुअली संकेत जी, इट इज लाइक दिस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था मेरे ख्याल 15 फरवरी को, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 मार्च तक आप ये सब इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अब स्टेट बैंक को पता होना चाहिए था 15, 16, 17, 18, 19, 20 फरवरी तक कि वो ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती और उनको 3 महीने का टाइम चाहिए। ये पता नहीं उनको बिल्कुल लास्ट मिनट पे कैसे समझ में आया कि हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते और हमें 30 जून तक टाइम चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको निकालना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे हिसाब से तो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। पर अगर स्टेट बैंक सोचती है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है, तो उनको 2-3 दिन या 5-6 दिनों में पता होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन मूव कर देते कि आप बताइए कि हम क्या करें, हमसे ये 6 मार्च तक नहीं हो सकता। तो ये मेरे ख्याल ये इट इज़ नॉट करेक्ट कि वो स्टेट बैंक कह रही है लास्ट मिनट पे कि हमें टाइम चाहिए 30 मार्च तक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कंप्यूटर पे, आजकल सब कुछ कंप्यूटर पे है, ठीक है। और स्टेट बैंक इतना बड़ा बैंक है, अगर वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करता तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे।
तो ये सब इंफॉर्मेशन जरूर कंप्यूटर पे होगा, किसी ना किसी कंप्यूटर पे होगा, और उसको तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर पे नहीं है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं? करीब 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। तो उनको कंप्यूटर में डालने में कितना टाइम लगता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर 2-3 दिन अगर काम करें, तो ये सब 22,000 के 22,000 सबके इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेट बैंक की तरफ से ये गलत स्टेप है। जस्टिस लोकुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देश के 48 करोड़ कस्टमर्स को सर्विस करता है। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी वेबसाइट से, जिसमें वो कहते हैं कि इंडियन बैंक में 1/4 मार्केट शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ओवर 48 करोड़ कस्टमर्स थ्रू इट्स वास्ट नेटवर्क ऑफ 22,400 ब्रांचेस, 65,000 से ज्यादा ईवीएम्स, बैंक आउटलेट्स 76,000 से ज्यादा हैं। और इस सब के बावजूद, इतना बड़ा सिस्टम चलाने के बावजूद 22,000 एंट्रीज करने में उनको 3 महीने का समय लग रहा है। जरूर जरूर इसमें गड़बड़ है। इतना बड़ा बैंक है, आई थिंक इट माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड। या पर पता नहीं ऐसे क्यों कह रहे हैं ये लोग। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लगा है, शायद मंडे को लगेगा, पता नहीं 11 तारीख को। बट एज फार एज आई नो, देयर इज जो एप्लीकेशन में लिखा है, ठीक है, वो ज़बानी क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, पर जो एप्लीकेशन में लिखा है उन्होंने, उससे तो कुछ कन्विंसिंग जवाब नहीं है कि इनको 30 जून तक टाइम चाहिए। एक तर्क ये दिया जाता है जस्टिस लोकूर की ये जो एंट्री है ये ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए कोई एक जगह स्टोर नहीं होती। ये हाँ, इसको अलग अलग नोडल, एसबीआई में भी नोडल ब्रांचेस में भेज दिया जाता है इस डेटा को, तो फिर उसको वहां से निकालना, सामने प्रस्तुत करना, ये सारी चीजें एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो क्या हुआ? जहां तक मैंने पढ़ा है अखबारों में, 19 ब्रांचेस में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि सब इंफॉर्मेशन हम हेडक्वार्टर्स को देते हैं, मेन ब्रांच मतलब जो बॉम्बे में है, मुंबई में है। हम्म, हम्म, तो सब इंफॉर्मेशन मुंबई में होगा। अगर मुंबई में नहीं है और ये 19 ब्रांचेस में है, 19 ब्रांचेस ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, इंडिया में है 19 ब्रांचेस। इतनी ये नहीं कि 20,000 30,000 ब्रांचेस हो। 19 ब्रांचेस से इंफॉर्मेशन लेने में कितना टाइम लगता है? और ये इंफॉर्मेशन देखिए कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंप्यूटर्स। अब हम लोग भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं ईमेल, 1 सेकंड लगता है। तो इन्हीं 19 ब्रांचेस से मुंबई में क्यों नहीं भेज सकते? जस्टिस लोकुर, जब कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात बोली कि ये असंवैधानिक है, ऐसे में सवाल उठने लगे और ये बात सामने आने लगी कि फिर जो पैसा ऑलरेडी चला गया है उसका क्या? मैं आपके विचार जानना चाहता हूं कि आप इस बहस को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमने बात की कपिल सिब्बल साहब से, हमने और भी वकीलों से बात की और उनका यही कहना था कि आपने असंवैधानिक तो घोषित कर दिया और जो पैसा चला गया उसका क्या? एंड लुक हु द बेनिफिशियरी इज, सबसे या बड़ा। हाँ, यू सी, नॉर्मली इन अ सिचुएशन लाइक दिस, कोर्ट कह सकती है कि आप पैसा वापस कीजिए, जिन्होंने आपको पैसा दिया आप उनको वापस कीजिए। पर ये जब केस इसकी सुनवाई हुई थी, दैट टाइम द पॉलिटिकल पार्टीज वर नॉट पार्टीज बिफोर द कोर्ट, वो कोर्ट के सामने नहीं थे, ठीक है। तो अगर कोई पार्टी कोर्ट के सामने नहीं है, देन द कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर अगेंस्ट देम। So I think that is perhaps one of the reasons why the court did not pass any order कि आप पैसे वापस कीजिए, ठीक है। And secondly, I think what will happen even if the parties come before the court, वो कहेंगे कि हमने पैसे खर्च लिए, अब हम वापस कहाँ से लाए? So even though
नॉर्मली वन वुड एक्सपेक्ट कि कोर्ट डायरेक्शन दे कि आप पैसे वापस कीजिए. In practice, I think it is going to be very difficult to implement an order. अब ये कोर्ट के ऑर्डर स्टेट बैंक ही नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पे करेंगे? हम्म, हम्म। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जस्टिस लोकूर, लेकिन कायदे में अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता है कि ये एक कंटेम्प्ट का मामला भी बन सकता है? जब सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसके बाद आप एकदम लास्ट मिनट पे कह रहे हैं कि सॉरी हम तो नहीं दे पाएंगे, ये कंटेम्प्ट नहीं हुआ? हाँ, ये कंटेम्प्ट हुआ और जहाँ तक मुझे पता है द पिटिशनर एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स उन्होंने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की है और वो शायद मंडे को 11 तारीख को लग रही है. बट यू सी लुक एट द होल थिंग. If State Bank says, "Oh, it is very difficult," they should have known this by 20th of March. No, sorry, 20th of February. ये क्या कि 5th मार्च तक हमें पता नहीं था कि इतना मुश्किल काम है. Obviously, there is something wrong. जस्टिस लोकूर, हालांकि इट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस टू सेकंड गेस इन सब मामलों में क्या होता है, लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को जो कि अनभिज्ञ हैं कानूनी कार्रवाई से, उनको ये बता सकें कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो अदालत क्या कार्रवाई करती है अगर वो पाती है कि ये कंटेम्प्ट का मामला है? जज साहब क्या कर सकते हैं? हाँ, तो कोर्ट जिसने कंटेम्प्ट किया है उनको नोटिस पहले देंगे, ठीक है, और उनसे जवाब मांगेगी कि कोर्ट कहेगी कि हमें लगता है कि आपने शायद कंटेम्प्ट किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो जिसको नोटिस गया है वो दो चीज़ें कर सकता है. वो एक तो ये कह सकते हैं कि हमने कंटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, और इस पे हम बहस करना चाहते हैं. तो ये उनके पास एक ऑप्शन है. दूसरा रास्ता ये है कि वो कोर्ट से कहें कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने गलती की, हम माफ़ी मांगते हैं और ये हमने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है. तो कोर्ट फिर कहेगी कि ठीक है, आप माफ़ी मांग रहे हैं, आपने कंटेम्प्ट नहीं किया, आप कह रहे हैं, आप बहस नहीं करना चाह रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो हमारे ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट कीजिए. दैट इज़ द ओनली वे ऑफ शोइंग दैट, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, यू पर्ज द कंटेम्प्ट. So they will have to obey the order and implement the order. ये दो ही रास्ते हैं. जी, जस्टिस लोकूर, यहाँ टाइमलाइन एक बड़ा एस्पेक्ट है. कोर्ट का आदेश था कि 13 मार्च तक ये जानकारी सार्वजनिक हो जाए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में चली जाए. अब देखिए इसमें कई स्टेप्स हैं. पहले तो ये कंटेम्प्ट का मामला अदालत में चलेगा, फिर अदालत नोटिस देगी, फिर उस नोटिस का जवाब होगा, फिर उसके बाद एसबीआई सॉरी बोलती है या नहीं, और फिर मैं समझता हूं कि एक नई तारीख आएगी. उसके बाद फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा. अभी हम, आई नो आई एम डीलिंग इन हाइपोथेटिकल्स, इलेक्शन कमीशन भी ये बोले कि डेटा बहुत ज्यादा है, हम स्टडी कर रहे हैं, फिर ये मामला अदालत आए, उतने में हो जाए 30 जून. नहीं, यू सी व्हाट कैन हैपन इज कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ठीक है, आप एक हफ्ते में जवाब फाइल कीजिए, हम आपको नोटिस दे रहे हैं, अज्यूमिंग 11 तारीख को लगता है, ठीक है. कोर्ट कहेगी कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं 13 तारीख के लिए, 14 तारीख के लिए, 15 तारीख के लिए आप नोटिस दे रहे हैं, आप एक हफ्ते में जवाब फाइल कीजिए, 22 तारीख तक जवाब फाइल कीजिए, 22 मार्च तक, और फिर उसके बाद जो भी कुछ 24-25 जो भी कुछ आए होली के बाद, ठीक है, हम केस सुन लेंगे. और अगर हमें लगता है कि आपने कंटेम्प्ट किया तो हम एक्शन ले लेंगे. अगर आप कहते हैं कि कंटेम्प्ट नहीं है तो पर्ज द कंटेम्प्ट. जस्टिस ये लोकूर, एक सवाल और. जी सॉरी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे. नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैक्सिमम आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक इधर या उधर फैसला होना चाहिए. जस्टिस लोकूर, अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की एक वेबसाइट पर एक स्टोरी आई कि एसबीआई ने इतना लंबा समय मांगा है कि भाई हमको इतना समय दे दें, 30 जून तक डेटा बहुत है, हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं. लेकिन जब यही जानकारी सरकार ने मांगी, वित्त मंत्रालय ने मांगी, तो बहुत
चटपट ये सारी जानकारी मुहैया करा दी गई। ये हम नहीं कह रहे, एक वेबसाइट है रिपोर्टर्स कलेक्टिव, उसके आर्टिकल में ये सारी चीजें, और उन्होंने कुछ दस्तावेज भी खंगाल के लाए हैं जो वो प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके इस पर विचार क्या है? ये मुझे तो खैर पता नहीं कि सरकार ने क्या इन्फॉर्मेशन मांगा था। सरकार ने ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगा होगा कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए। ये तो सरकार ने नहीं मांगा होगा। पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए या इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए। तो जो सरकार ने इन्फॉर्मेशन मांगा वो पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन था, वो शायद 2-3 दिन में दे सकते थे। पर ये भी मेरे हिसाब से तो 2-3 दिन में दे सकते हैं। बट आई डोंट नो व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट आस्क्ड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। इट कांट बी द सेम इन्फॉर्मेशन, इट कांट बी। बिल्कुल, बिल्कुल। जस्टिस लोकुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, द रेड माइक से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। या थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।